एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी की कक्षा 12 की बायोलॉजी के प्रथम अध्याय को प्रारंभ किया था और उसमें हमने जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में हमने विस्तार से उसके पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे जीवों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो प्रमुख घटनाएं होती है, एक युग्मक निर्माण, दूसरा युग्मकों का संलयन। तो ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन दोनों घटनाएं घटित होती है, उसके लिए हम लोग शब्द जो प्रयुक्त करते हैं उसके लिए वो है लैंगिक जनन। ठीक है, तो उस लैंगिक जनन की प्रमुख जो घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन के दौरान, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन। और डेफिनेशन आपको कल भी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था कि युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन के फलस्वरूप होने वाला जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इसका मतलब इसमें ये दोनों घटनाएं होना अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से होना ही है। युग्मक बनेंगे, युग्मकों का संलयन भी होगा। अब ये बात आती है युग्मक होंगे, होते क्या है, किसको कहते हैं युग्मक? युग्मक जो है वो अगुणित कोशिकाएं होती है, अगुणित होती हैं। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित, ये आप समझते होंगे। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड, इस प्रकार से बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो का निर्माण कोशिकाओं से होता है और कोशिकाओं में गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, जो सेट है, वो कितने हैं उसके आधार पर ये नाम अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित है। यानी प्रारंभिक जो समुच्चय सेट है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है अपने, उनको लिए शब्द आता है अगुणित या हैप्लॉइड कंडीशन। यदि वही समुच्चय दो है, डबल है, दो सेट है क्रोमोसोम्स के, तो उसके लिए हम कह देते हैं डिप्लॉइड। तो ये जो युग्मक जो होते हैं ये लैंगिक जनन में भाग लेने वाली हैप्लॉइड सेल्स है, यानी अगुणित कोशिकाएं हैं और इनका निर्माण विशिष्ट अंगों में होता है जिनको हम जननांग कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा के रूप में तो हो गया युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन के फलस्वरूप होने वाला जनन कहलाता है लैंगिक जनन। तो दो चीज़ था, गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूज़न। ठीक है, अगला जो है इसमें ये जो बात और एक इसमें है कि प्राय लैंगिक जनन जो करने वाले जीव होते हैं उसमें दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन करने वाले जीवों में। इस क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं, लेकिन हमेशा ये आवश्यक नहीं है। प्राय तभी लिखा हमने कि प्राय दो जनक भाग लेते हैं। बहुत सारे पादप हम लोग देखते हैं जिनमें स्वपरागण होता है, उसमें जैसे मटर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। तो इसमें दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता नहीं है, एक ही पुष्प के जो पुंकेसर है उससे परागकण का ट्रांसफ़र हो जाता है पुष्प के वर्तिकाग्र तक और फिर उसी में वहीं पे निषेचन हो जाता है। तो दो जीव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है। कुछ जंतुओं में भी ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश जीव जो लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं उनमें दो जनक की घटनाएं। ठीक है, फिर जो संतति होती है वो क्लोन नहीं होती हैं, क्लोन नहीं होती है। कल ये शब्द हमने सुना था, उल्लेख किया था, क्लोन। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को हम लोग क्लोन की संज्ञा दी थी हमने। और क्लोन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आनुवांशिक रूप से और आकारी के रूप से, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो आइडेंटिकल होते हैं, जो एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी जिनकी आनुवांशिक संरचना और जिनकी आकारिकीय संरचना मतलब बाह्य रूप, रंग, आकृति वगैरह एक जैसी हो,
तो ऐसे जीवों को परस्पर शब्द जो आता है उसके लिए आता है क्लोन। ठीक है। अब चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक से संतति उत्पन्न हुई, तो उसमें ना तो किसी प्रकार का उनके आनुवंशिक संगठन में कोई बदलाव हुआ, आनुवंशिक संगठन में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए वो सब के सब एक दूसरे की आनुवंशिक प्रतिकृति थे, इसलिए वे क्लोन हैं। यहाँ पे 2 जनक प्राय भाग ले रहे हैं, और जनकों में भी जो युग्मक भाग लेते हैं 2 अलग अलग स्रोत से आ रहे हैं, तो 2 अलग अलग जीवों के गुणसूत्र आकर मिल रहे हैं, इसलिए जो संतति उत्पन्न होगी वो अपनी जनक की आनुवंशिक प्रतिकृति नहीं होगी, उनमें कुछ नए लक्षण आएंगे, नए लक्षण आएंगे, इसलिए उनको हम लोग क्लोन की संज्ञा नहीं देंगे। ऑफस्प्रिंग संतति के लिए शब्द है, आर नॉट क्लोन, ये क्लोन नहीं है। तो यदि हम लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में हम लोग अंतर करना चाहें, तो लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन दोनों घटनाएं होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता ही नहीं है, यदि हो गया तो युग्मकों का संलयन नहीं होगा, और उसके लिए हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसके लिए नाम अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण तो हो गया परंतु युग्मक संलयन नहीं हुआ, उसके लिए नाम आएगा अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। तो वो भी अलैंगिक जनन का हिस्सा था। ठीक है। इन दोनों घटनाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती। लैंगिक जनन में प्राय 2 जनक भाग लेते हैं, द्विजनक की घटना है, और अलैंगिक जनन में 1 जनक ही भाग लेता है, एक जीव से ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। ठीक है। लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होगी वो अपने जनक की आनुवंशिक प्रतिकृति यानी क्लोन नहीं होती है, उसमें नए लक्षण आते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक की आनुवंशिक प्रतिकृति यानी क्लोन होती है। अब चूंकि नए लक्षण लैंगिक जनन में आ रहे हैं, इसलिए लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होंगी वो जैव विकास में सहायक है, उनमें नए लक्षण विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, जो कि जैव विकास या इवोल्यूशन जिसको कहते हैं उसमें ये हेल्पफुल प्रोसेस है। जबकि अलैंगिक जनन से कोई नए लक्षण आए नहीं, इसलिए वो जैव विकास या जिसको उद्विकास या इवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें उस प्रक्रिया का कोई विशेष योगदान नहीं है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग काफ़ी सारे अंतर इनमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस लैंगिक जनन को थोड़ा और विस्तार से देखने से पहले हम लोग जो जीवन जो हमारा है उसको तीन प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं, फेजेस ऑफ लाइफ, 3 प्रावस्थाएं जीवन की। कोई भी जीव जिसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु तक की जो अवधि है उसके लिए हमने शब्द लिया था लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। उस जीवन अवधि को ही हम लोग 3 प्रावस्था में बांट रहे हैं। ठीक है। पहली जो प्रावस्था है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़। जंतुओं के लिए शब्द आ जाता है जुवेनाइल फेज़, और पादपों के लिए हम लोग दे देते हैं वेजिटेटिव फेज़। ठीक है। इसको वेजिटेटिव फेज़ के लिए हिंदी में कह सकते हैं कायिक प्रावस्था, और जुवेनाइल फेज़ को हम लोग कह सकते हैं बाल्यावस्था, इस प्रकार से नाम, या किशोर अवस्था तक भी हम लोग नाम, कोई फिक्स कोई स्पेसिफिक नाम उसका नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे जुवेनाइल फेज़ और वेजिटेटिव फेज़। ये वह अवस्था है जब जीव जिसका जन्म हुआ है वो लैंगिक परिपक्वता उसने हासिल नहीं की है। लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले की अवस्था यानी उसका बचपन जिसको हम कह सकते हैं, वो जुवेनाइल फेज़ या कायिक प्रावस्था है। ठीक है। पादपों में जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी पादप, जैसे खेतों में विभिन्न प्रकार के हम लोग पौधे उगाते हैं, बाजरा है, गेहूँ वगैरह। तो जैसे बाजरे की खेती बात करते हैं, तो जब बाजरा हम लोग उगाते हैं, बीजारोपण के बाद में अंकुरित होता है बीज, तो अंकुरित होते ही उसमें से छोटी छोटी जो पत्तियाँ निकलेगी वो तुरंत ही उसमें पुष्प नहीं लगते हैं, वो लैंगिक जनन करने योग्य नहीं होता। एक निश्चित अवस्था तक उसका केवल शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। वही जो शारीरिक वृद्धि की जो प्रावस्था है जिसमें शरीर मैच्योरिटी प्राप्त करेगा, परिपक्व होगा, उस प्रावस्था के लिए नाम क्या दिया है? पादपों के लिए वेजिटेटिव फेज़, जंतुओं के लिए जुवेनाइल फेज़। ऐसे जंतुओं में कोई शिशु जिसका जन्म हुआ है वो तुरंत ही जनन योग्य नहीं होता, उसकी शारीरिक वृद्धि होती है और
शरीर परिपक्वता प्राप्त करता है, लैंगिक अंग उसके परिपक्व होते हैं, ये जो प्रावस्था है उसकी, उसको कहेंगे जुवेनाइल फेज़। पादपों में जुवेनाइल फेज़ जिसको हम वेजिटेटिव फेज़ बोल रहे हैं, वेजिटेटिव फेज़ की समाप्ति का प्रतीक है पुष्पन होना। पुष्प जैसे ही लगते हैं पादपों में तो इसका अर्थ हुआ कि यह वह पादप अपनी कायिक प्रावस्था पार करके और आ गया है रिप्रोडक्शन फेज़ में आ गया है, जनन प्रावस्था में आ गया। वो पुष्पन जैसे ही प्रारंभ हुआ, इसका मतलब उसकी कायिक प्रावस्था खत्म हो गई, अब वह जनन करने योग्य हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे पादप हम लोग देखते हैं जिनमें केवल एक बार ही पुष्प लगते हैं। जितने भी कृषि के जितने भी फसलें अपनी, उन सब में पुष्पन एक बार ही होता है, चाहे बाजरा हो, मोठ हो, चना हो, गेहूँ हो, सरसों, एक बार पुष्प। जैसे ही पुष्प उसमें लगने शुरू हुए तो उसकी कायिक प्रावस्था खत्म और उसकी जनन प्रावस्था प्रारंभ हो गई है। रिप्रोडक्टिव फेज़ कह सकते हैं इसको, रिप्रोडक्शन फेज़ की जगह। ठीक है, जनन प्रावस्था प्रारंभ हो गई। अब लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें कुछ निश्चित हर साल पुष्पन होता है, हर साल पुष्पन होता है एक विशेष ऋतु में। बड़े जैसे वृक्ष है, जैसे अभी आम का सीज़न है, तो आम के जो वृक्ष हैं उनमें हर साल एक निश्चित ऋतु में पुष्प लगेंगे। तो अंतर पुष्पन की जो होती है, एक साल पुष्प लगे और अगले साल फिर से उसमें फूल लगते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो भी किस अवस्था में हुआ, वो पुनः कायिक अवस्था शुरू नहीं हुई है उसकी, वो भी उसकी प्रजनन प्रावस्था ही है, रिप्रोडक्टिव फेज़ ही है उसका। ठीक है, वो भी उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंतर्गत ही है वो। यानी प्रथम बार जैसे ही पुष्प लगना प्रारंभ हुआ, वैसे ही उसकी कायिक प्रावस्था खत्म हो गई और जनन प्रावस्था उसकी प्रारंभ हो गई है। जंतुओं में ऐसा कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है, स्पष्ट कोई कायिक लक्षण ऐसा नहीं होता है, शारीरिक लक्षण ऐसा कोई स्पष्ट नहीं होता जिससे हम लोग ये कह सकें कि इसकी ये कायिक प्रावस्था खत्म हो गई है और ये जनन प्रावस्था प्रारंभ हो गई है। ठीक है, पुष्पन में भी कुछ जीवों में असामान्य प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं बांस का, कि बांस जो है इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सीजनल ब्रीडर्स शब्द, कि कुछ जैसे अभी आम की बात हो रही थी, एक निश्चित ऋतु में ही उसमें पुष्प लगते हैं, साल भर उसके फल हमें बाज़ार में उपलब्ध नहीं रहते हैं, है ना। और कुछ पादप ऐसे हैं जिनके फल हमें साल भर बाज़ार में कभी भी ले लो हमें मिलते रहते हैं। तो इसका मतलब जो ऋतुनिष्ठ पादप हो गए, उनमें एक निश्चित सीज़न में ही पुष्प लगेंगे और फिर उनमें फल लगते हैं और तभी हमें वो फल उपलब्ध होते हैं। जैसे उदाहरण आम हुआ, और वैसे ही जैसे खेतों में जितने भी हम लोग अभी उदाहरण ले रहे थे, बाजरा है, चना है, मूंग है, मोठ है, ये सब के सब एक निश्चित ऋतु में ही इनमें पुष्पन होगा। और कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें साल भर पुष्प लगते हैं, साल भर पुष्प लगते हैं, है ना। तो वैसे भी उदाहरण भी देखेंगे। इन सीजनल ब्रीडर्स में कुछ अलग से उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण। एक जैसे बांस है, बांस में कहते हैं कि लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद उसमें केवल एक बार ही पुष्प लगते हैं। 50 से 100 साल की आयु के बीच में केवल एक बार ही पुष्प लगते हैं और फिर वो सूख जाता है बांस का पादप। ये बांस के पुष्प है, ये एक बार ही पुष्प लगते हैं इसमें और फिर इससे फल लगेंगे, यानी लैंगिक जनन की क्रिया होगी और उसके बाद में ये पूरा पादप जो है सूख जाता है, मुरझा जाता है। इसी प्रकार एक और विशिष्ट उदाहरण है अपने भारत से संबंधित ही, नीला कुरंजी बोलते हैं। नीला कुरंजी जिसको ये अपने दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में हर 12 साल बाद इसमें पुष्प लगते हैं। 12 साल में एक बार पुष्प लगते हैं इसमें, ठीक है। और जब पुष्प लगते हैं तो पूरी घाटी जो है वो पूरा ही ऐसे नीले रंग से ढक जाता है। पिछली बार ये 2018 में ये घटना हुई है और अब आपको ऐसा सुंदर नज़ारा देखना है तो 2030 का इंतज़ार करना होगा। तो 2030 में सितंबर अक्टूबर में
ये पुष्प लगेंगे दक्षिण भारत में, और उस समय वहाँ की पहाड़ियों में दूर दूर तक ये नीले रंग दिखाई देते हैं। 12 साल में एक बार पुष्प लगते हैं इसमें। तो ये भी एक अलग से अपना विशिष्ट उदाहरण हुआ इसका। तो इनको, इन सभी को लिए शब्द आता है सीजनल ब्रीडर्स। जंतुओं में भी ऐसा उदाहरण होता है। बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो एक निश्चित ऋतु में ही संतान उत्पत्ति करते हैं। मेंढक हम लोग देख सकते हैं, बरसात का मौसम हो तभी उनमें जनन की क्रिया होती है। मच्छर का भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। ये भी बरसात के समय ही अपने अंडे वगैरह देते हैं, जिससे मच्छरों की तादाद काफ़ी बढ़ती है ना। तो जो एक निश्चित सीज़न में ही संतान उत्पन्न करते हैं, उनके लिए शब्द आता है सीजनल ब्रीडर्स या ऋतुनिष्ठ जनन करने वाले। और दूसरा शब्द आएगा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जो वर्ष पर्यंत जनन करते हैं, साल भर जिनमें जनन की क्रिया संपन्न हो सकती है, उनको कहेंगे सतत प्रजनक। ऐसे अनेक पादप भी हैं जो साल भर जिनमें पुष्प लगते हैं और उनमें जनन की क्रिया होती रहती है। ऐसे जंतु भी बहुत है। मनुष्य जैसे सतत प्रजनक में आएगा, वर्ष भर जनन की प्रक्रिया मनुष्य में, अन्य विभिन्न बहुत सारे जंतुओं में ऐसा होता रहता है। ठीक है। अब इन जो जंतुओं में विशेषकर, और जंतुओं में भी हम लोग करें तो स्तनधारियों में, मैमल्स जिसमें मनुष्य आता है, उनकी मादाओं में जनन के दौरान परिपक्व अवस्था में या इस जनन प्रावस्था में कुछ उनके जननांगों में और उनके शरीर में हार्मोन्स के कारण से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। उन चक्रीय परिवर्तनों को के लिए नाम आता है एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो शब्द आता है, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो है, ये एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स मादाओं में होता है। अब जो स्तनधारी है उसको भी हम लोग एक गण है उसका, प्राइमेटा गण के जो सदस्य हैं, वर्गीकरण आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है, हम लोग करते हैं ना, संघ, वर्ग, है ना, फिर उसके बाद में गण, कुल, वंश, जाति, वैसे वो गण, ऑर्डर जिसको कहते हैं। तो प्राइमेटा एक ऑर्डर है, और उस प्राइमेटा के जो सदस्य उनके लिए प्राइमेट शब्द आता है। प्राइमेट्स में 3 ही जंतु हैं, बंदर, कपी और मनुष्य, मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बंदर, कपी, मनुष्य। अब कई पूछते हैं कि बंदर और कपी में क्या अंतर हुआ? मंकीज़ और एप्स हो गए, चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह, वो एप्स में आते हैं। ठीक है, कपी और मनुष्य, इनकी मादाओं में जो इनके जन्नांगों में, मादाओं के जन्नांगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, उसके लिए शब्द आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अन्य जो नॉन प्राइमेट्स है, नॉन प्राइमेट्स में बाकी सब हो गए, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊँट है ना, शेर है, चीता है, और अन्य जितने, बिल्ली है, कुत्ता है, इनमें जितने भी मादाएं हैं उनमें जो चक्रीय परिवर्तन होता है उनके जन्नांगों में, उसके लिए शब्द आता है एस्ट्रस साइकिल। ठीक है। अब देखो, कल जैसे मैं हिंदी अनुवाद में मिस्टेक कुछ बता रहा था आपको, वैसे ही इसका जब आप देखोगे आपकी किताब में, तो एस्ट्रस उच्चारण है, लेकिन हिंदी में इसको लिख दिया ओ एस्ट्रस। ओ साइलेंट है, लेकिन तो भी हिंदी की किताब में ओ एस्ट्रस छपा हुआ है। ओ एस्ट्रस नहीं होकर वो एस्ट्रस है। ठीक है। फिर तीसरी प्रावस्था जीवन की, पहले तो थी जुवेनाइल या कायिक प्रावस्था, जिसमें जीव परिपक्व ही नहीं होता है, जनन योग्य नहीं होता है। फिर था उसकी जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो जनन योग्य हो जाता है। और तीसरा सीनेसेंट फेज, या इसको हम कहेंगे जीर्णता, जीर्यमान प्रावस्था, जीर्णता, एजिंग भी बोल सकते हैं, यानी बुढ़ापा जिसको कहें। एक निश्चित आयु के पश्चात जीवों में ऐसे उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनमें सारे वो सब की सब मंद पड़ने लगती है। शरीर में प्रोग्रेस की जगह उसमें गिरावट आने लग जाती है। विघटनकारी
प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, जिससे शरीर कमज़ोर होता जाता है। पादपों में हम लोग देखते हैं कि पौधा सूखने लग जाता है, मुरझाने लग जाता है, और अंततोगत्वा उसको, उस पादप को चाहे कितना ही पानी दो, कुछ भी दो, उसकी मृत्यु निश्चित है ना। वैसे ही जंतुओं में भी एक निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद में शरीर में प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं, यानी प्रोग्रेसिव नहीं होकर डिटीरियोरेटिव प्रक्रियाएं होती है, विघटनकारी प्रक्रियाएं होती है, जिससे शरीर कमज़ोर होता जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। उसके लिए शब्द आता है, हिंदी में बोलते हैं जीर्णता, ये जीर्णता है ना, और इसका अंतिम परिणाम हो जाएगा डेथ या मृत्यु। इसके फलस्वरूप लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। ये तो 3 प्रावस्थाओं में हमने इसको जीवन को विभाजित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं लैंगिक जनन के दौरान होती है। इसको भी 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं, या निषेचन के पहले होने वाली घटनाएं, निषेचन के दौरान होने वाली घटनाएं और निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, और कल या अगला जो वीडियो जो हमारा होगा वो इस चैप्टर का अंतिम और तीसरा वीडियो होगा। उस वीडियो में हम लोग इन 2 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अभी इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं। निषेचन जिसको हम युग्मक संलयन बोल रहे थे, युग्मक संलयन, गैमिट फ्यूज़न, 2 घटनाएं होती है ना, 2 प्रमुख चीज़ें होनी चाहिए, गैमिट फॉर्मेशन और गैमिट फ्यूज़न। गैमिट फ्यूज़न के लिए ही शब्द निषेचन या फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, होना यहाँ पे एस चाहिए, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में ये जेड आता है इसमें, तो ये SATION भी लिख सकते हैं, ZATION भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलते हैं निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं पर चर्चा करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें सबसे पहला हो गया युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस बोलेंगे। तो जैसे हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं लैंगिक जनन की परिभाषा में कि युग्मक निर्माण होगा, तो युग्मक बनने की क्रिया को ही युग्मक निर्माण या युग्मक जनन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक जिसको मेल गैमिट बोलते हैं, और मादा युग्मक जिसको फीमेल गैमिट बोलते हैं। तो नर युग्मक बनने की क्रिया, नर युग्मक के लिए जंतुओं में नर युग्मक को स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। और शुक्राणु बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस। और मादा युग्मक के लिए नाम आता है अंड या ओवम, तो उसके बनने की क्रिया को अंड जनन या oogenesis बोलते हैं। ठीक है, जंतुओं में नर युग्मक के लिए शुक्राणु शब्द है, और पादपों में नर युग्मक के लिए जो प्रचलित शब्द है वो है, हिंदी में है पुमणु, एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड। ठीक है, हिंदी में पुमणु और अंग्रेजी में एंथीरोजोइड। और ये हिंदी में, अंग्रेजी में तो है स्पर्म, शुक्राणु के लिए हिंदी में नाम हो गया शुक्राणु। तो 2 प्रकार की युग्मक जनन में हो गया, नर युग्मक बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, जंतुओं के लिए शब्द आ रहा है। ठीक है, और मादा युग्मक बनने की क्रिया oogenesis या अंड जनन, शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया। ठीक है, अब ये विशिष्ट लैंगिक शुक्र जनन की क्रिया जो होगी वो नर जनक में होगी। नर जनक में भी उनके नर जननांगों में होगी। ऐसे ही अंड जनन की क्रिया मादा जनक में होगी, मादा प्राणी में होगी, फीमेल जो पेरेंट है उसमें होगा, और उसके भी जो मादा जनन तंत्र है उसके अंतर्गत ये क्रिया होगी। ठीक है, जैसे अब ये युग्मक जो होते हैं इनके लिए 2 प्रकार के हम लोग युग्मक मानते हैं।
ये है ही, नर और मादा युग्मक तो है ही। इन नर और मादा युग्मक को हम लोग उनके आकार, आकृति और व्यवहार, आकार, शेप, साइज एंड बिहेवियर के बेस पर हम लोग इनको दो प्रकारों में बांट सकते हैं, दो प्रकार के युग्मक। ठीक है, एक के लिए हम कहते हैं कि ऐसे युग्मक जो आकार, आकृति, व्यवहार में बिल्कुल एक समान हो, जैसे ये उदाहरण दिख रहे हैं। इनमें हम लोग अंतर नहीं कर सकते कि ये नर युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक कौन सा है। तो इनके लिए हिंदी में शब्द आता है समयुग्मक और अंग्रेजी में शब्द आता है आइसोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स हिंदी में हम लोग कह देते हैं समयुग्मक, एक जैसे युग्मक, ऐसे युग्मक जो आकार, आकृति, व्यवहार में एक जैसे हो, अंतर नहीं कर सकते हैं कि इसमें कौन नर है कौन मादा युग्मक है। तो उनके लिए नाम आता है आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स, और हिंदी में बोलते हैं समयुग्मक। और ऐसे जनन के लिए शब्द आता है समयुग्मकी जनन, आइसोगैमी। आइसोगैमीट्स जिस लैंगिक जनन में आइसोगैमीट्स भाग लेते हैं उस जनन के लिए शब्द आ गया आइसोगैमी। समयुग्मक भाग लेते हैं उस जनन को बोल दिया समयुग्मकी जनन। ठीक है, होमोगैमीट्स भी बोलते हैं। और इन दो चित्र पर हम लोग देखें कि ये जो पहला चित्र था ये तो था क्लेडोफोरा जो एक एल्गी है उसमें। ये दूसरा जो चित्र है जिसमें ये बड़ा ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है छोटा सा। ठीक है, दोनों के आकार अलग, मादा युग्मक बड़े आकार का और ये छोटे आकार का, दोनों की आकृति भिन्न, दोनों का व्यवहार भिन्न, ये अचल है ये सचल है। ठीक है, तो और ऐसे ही ये मनुष्य का दिखाया गया है, ये मादा युग्मक या अंडाणु और ये नर युग्मक या शुक्राणु। दोनों का आकार में अंतर है, दोनों की आकृति में अंतर है, दोनों के व्यवहार में अंतर है, ये अचल है ये सचल है, नॉन मोटाइल और मोटाइल। ठीक है, अंग्रेजी में शब्द जो सचल के लिए आएगा वो आता है मोटाइल। तो ये मोटाइल और ये नॉन मोटाइल। तो ऐसे युग्मक जो आकार, आकृति, व्यवहार में बिल्कुल अलग अलग हो उनके लिए शब्द आता है हेटेरोगैमीट्स या एनाइसोगैमीट्स। हेटेरोगैमीट्स या एनाइसोगैमीट्स। यदि हम इसको आइसोगैमीट्स बोलते हैं तो इनको एनाइसोगैमीट्स बोलेंगे। समयुग्मक, असमयुग्मक। यदि हम इसको होमोगैमीट्स बोलेंगे तो इनको हेटेरोगैमीट्स बोलेंगे। विषम युग्मक भी बोलते हैं, विषम युग्मक। ठीक है, सम और विषम युग्मक। और ऐसे युग्मक जिस जनन में भाग लेंगे उस जनन के लिए नाम आएगा विषम युग्मकी जनन। विषम युग्मकी जनन। ठीक है, हेटेरोगैमी, हेटेरोगैमी को ऊगैमी भी बोल देते हैं, ऊगैमी भी बोल देते हैं। ऐसे पर्यायवाची है ये, हेटेरोगैमी, ऊगैमी, एनाइसोगैमी। इसका मतलब है युग्मक अलग अलग प्रकार के हैं, यानी नर और मादा युग्मक का आकार, आकृति और व्यवहार भिन्न भिन्न है। ठीक है, और होमोगैमी या आइसोगैमी आए तो ऐसा जनन जिसमें एक जैसे युग्मक भाग ले रहे हैं, देखने में एक जैसे। ठीक है वो अलग अलग, नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग है लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसे। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये भी एक कुछ बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं कि जीव की लैंगिकता के संबंध में। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा जनांग दोनों एक ही जीव में स्थित होते हैं। जब नर व मादा जनांग एक ही जीव में स्थित हो, यानी नर जनक और मादा जनक अलग अलग नहीं हो, यानी नर प्राणी अलग नहीं है, मादा प्राणी अलग नहीं है, मेल फीमेल अलग नहीं है, एक ही जीव है, उसी के अंदर नर जनांग है, उसी के अंदर मादा जनांग है। तो उसके लिए क्या क्या शब्द आते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस। लेकिन हिंदी में शब्द आएगा द्विलिंगी। ये देखो, मोनो के लिए हिंदी में अनुवाद क्या होता है? एक, है ना, लेकिन यहाँ पे अंतर है। हिंदी में इसका नाम दिया है द्विलिंगी, यानी दोनों लिंग एक ही जीव में है।
और अंग्रेजी में इसके लिए है मोनोसियस। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत बार होता है, बहुत किताबों में आपस में मिस प्रिंटिंग भी हो जाता है, विशेषकर हिंदी पुस्तकों में द्विलिंगी के ब्रैकेट में डायोसियस लिख देते हैं, जबकि द्विलिंगी के लिए मोनोसियस, एक लिंगी के लिए डायोसियस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि द्विलिंगी का अंग्रेजी अनुवाद है मोनोसियस और एक लिंगी का अंग्रेजी अनुवाद है डायोसियस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनको उभयलिंगी भी बोलते हैं, इनके लिए द्विलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी ऐसे शब्द भी आते हैं। पादपों के लिए एक शब्द आ जाता है होमोथेलिक, ये शब्द पादपों के लिए काम में लेते हैं, जंतुओं के लिए काम में नहीं लेंगे इस शब्द को, कि कोई उभयलिंगी जंतु है उसके लिए हम होमोथेलिक एनिमल नहीं बोल सकते हैं उसको, ये पादपों के लिए है, ठीक है। और ये शब्द जो हर्मेफ्रोडाइट है ये प्राय जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है, पादपों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग हम लोग जंतुओं के लिए करते हैं। तो जब नर व मादा जनांग एक ही जीव में स्थित हो तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस जीव को हम क्या बोलेंगे कि वो जीव बाइसेक्सुअल है, या वह जीव मोनोसियस है, या द्विलिंगी प्राणी है, या उभयलिंगी प्राणी है, या द्विलिंगाश्रयी है, उभयलिंगाश्रयी है। पादपों के लिए हम कह सकते हैं वह पादप होमोथेलिक पादप है, समथेलेसी, हिंदी में समथेलेसी। या एक और शब्द जो जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है हर्मेफ्रोडाइट। यह कंडीशन जो है ये ज़्यादातर पादपों में होती है, जैसे ये दिख रहा है कि इसी में ये नर जनांग पुंकेसर और ये मादा जनांग स्त्रीकेसर, ठीक है, या पुमंग और जायांग दोनों एक में स्थित है, तो ये हो गया एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। पादपों में से अनेकानेक उदाहरण हैं, जंतुओं में कुछ एक उदाहरण है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे आपने 11वीं कक्षा में केंचुए के बारे में पढ़ा है, अर्थवर्म, है ना। लीच जिसको हम लोग जोंक कहते हैं, वो पोरीफेरा संघ के सदस्य है, जिनमें स्पंज वगैरह आते हैं, साइकोन आते हैं। ऐसे कुछ लिमिटेड उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं जो जंतुओं के हो और उभयलिंगी हो, ठीक है। पादपों में अब दूसरी इसके ठीक विपरीत कंडीशन कि जब नर व मादा जनांग अलग अलग जीव में स्थित हो, यानी नर प्राणी अलग हो, मादा प्राणी अलग हो। जैसे मनुष्य में होता है, मनुष्य एक लिंगी जीव है, नर अलग है, मादा अलग है। कुत्तों में है, बिल्ली में है, जानवर जितने भी है, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ज़्यादातर हम लोग जितने भी जीव देखते हैं, चाहे मछलियाँ हों, उनमें भी नर मछली अलग होती है, मादा मछली अलग होती है। तो वो सब किस में आएंगे, यूनिसेक्सुअल। हिंदी में एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद देखो डायोसियस, डायोसियस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक लिंगी के लिए डायोसियस, द्विलिंगी के लिए मोनोसियस, ठीक है। और पादपों के लिए एक शब्द आता है, उसमें जैसे समथेलेसी या होमोथेलिक था, तो इसमें विषमथेलेसी या हिट्रोथेलिक, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्थिति हो गई। अब ऐसी कंडीशन जो एक लिंगी हो, ज़्यादातर जंतु है, वो ज़्यादातर पादप थे। उभयलिंगी या द्विलिंगी ज़्यादातर क्या थे, पादप थे। जंतु तो कुछ थे, जोंक है, केंचुआ है, ठीक है, साइकन वगैरह वो। और ये ज़्यादातर जंतु है एक लिंगी, जितने भी जंतु हम लोग देखते हैं प्राय एक लिंगी देखते हैं। पादप में लिमिटेड उदाहरण है, पादप में लिमिटेड उदाहरण है, बड़े पादप विशेषकर, जिसमें एक तो प्रसिद्ध उदाहरण है पपीते का। पपीते का पेड़ अलग अलग होते हैं, नर पपीते का पेड़ अलग होता है, मादा पपीते का पेड़ अलग होता है। नर पपीते के पेड़ में केवल पुमंग पाए जाते हैं, उनमें ये बीच वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये गायब है। तो हम ऐसे पुष्प के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर या पुंकेसरी पुष्प, हिंदी में बोलते हैं पुंकेसरी पुष्प, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। और ये अलग पेड़ में लगेगा और ये अलग पेड़ में, जो मादा पेड़ है उसमें जो पुष्प लगेंगे वो केवल मादा पुष्प लगेंगे। मादा पुष्प में पुंकेसर नहीं होंगे, केवल उसका जायांग वाला भाग होगा, गाइनोशियम होगा, एंड्रोशियम नहीं मिलेंगे, ठीक है।
और इसके लिए शब्द आएगा पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर या स्त्री केसरी पुष्प। पुंकेसरी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प। नर पुष्प के लिए पुंकेसरी पुष्प या अंग्रेजी में कहें तो स्टेमिनेट फ्लावर, और मादा पुष्प के लिए पिस्टिलेट फ्लावर या स्त्री केसरी पुष्प। अलग अलग पादप में ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध उदाहरण। एक मार्केंसिया नाम का ब्रायोफाइट आपने देखा है, सुना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपने 11वीं में पढ़ा है। मार्केंसिया में भी दो अलग अलग थैलस होते हैं। नर थैलस में केवल नर जन्नांग लगते हैं, मादा थैलस में मादा जन्नांग लगते हैं, तो उसमें दो अलग अलग थैलस हैं। मक्के जैसे कुछ पादप ऐसे हैं, मक्के हैं कुकुरबिटेसी कुल के, जितनी भी बेल वगैरह, कुकुरबिटेसी कुल में ककड़ी कुल जिसको कहते हैं, जिसमें ककड़ी है, तरबूज वगैरह है, ये सब उसमें आते हैं। इनकी में भी दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, लेकिन पादप एक ही है। एक पादप में देव पपीते में तो पेड़ ही अलग अलग है, पेड़ ही अलग अलग है। नर पादप अलग है और मादा पादप ही अलग है। लेकिन जो मक्का है, ककड़ी कुल की जो बेल वगैरह आती हैं, उनमें क्या है कि ये खुद तो उभयलिंगी है, परंतु इसमें दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। एक में ही दो प्रकार के पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प। एक में ही। तो पादप तो हो गया उभयलिंगी या द्विलिंगी, लेकिन जो पुष्प हैं वो हो गए एक लिंगी। ऐसे उदाहरण भी अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ये एनसीईआरटी की पुस्तक में आपका चित्र है जिसमें एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों दिखाया गया है। ये केंचुआ, इसमें दोनों जन्नांग एक में ही हैं। ये आपने चित्र आपने 11वीं कक्षा में भी देखा है ना, इसी केंचुए का, इसी का ही है। ये नर जन्नांग टेस्टिस या वृषण, ये मादा जन्नांग ओवेरी, ठीक है। लेकिन जो कॉकरोच, ये भी आपने 11वीं में पढ़ा है, कॉकरोच अलग अलग होते हैं, है ना। एक लिंगी है ये, यानी ये डायोसियस जीव है, यूनिसेक्सुअल है। इसमें नर कॉकरोच अलग होता है, उसमें नर जन्नांग वृषण, और मादा कॉकरोच अलग होगा जिसमें मादा जन्नांग अंडाशय, ठीक है। ये मार्केंसिया का जो मैं बात कर रहा था, मार्केंसिया, ये नर मार्केंसिया नर थैलस है, ये मादा थैलस है, दो अलग अलग पादप है। इधर लिखा है देखो, फीमेल थैलस, मेल थैलस, मार्केंसिया। ये कारा एक एल्गी है, उस कारा में भी कारा में भी एक तरीके से वो मक्के जैसी कंडीशन है कि ये मादा जन्नांग जिसको ऊगोनियम बोला है, और ये नर जन्नांग जिसको बोला है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम दोनों एक ही में ही लगे हुए हैं। और ये एक पुष्प जो ज़्यादातर पादपों में होता है, जिसमें नर जन्नांग पुंकेसर और मादा जन्नांग अंडप या स्त्री केसर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीवों में लिंगता की बात होगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि युग्मक निर्माण के समय किस प्रकार का विभाजन होगा, कैसा विभाजन होगा युग्मक निर्माण के समय, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत सारी किताब, विशेषकर मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें इतने वर्षों में देखी है, तो उनमें ये लिखा हुआ रहता है कि युग्मक अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। ये हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है। युग्मक अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ये सत्य है। यानी युग्मकों में गुणसूत्रों का एक ही सेट होगा, ये सत्य है। लेकिन युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से, ये पूर्णतया सत्य नहीं है। अब जो युग्मक है, चाहे वो मेल गेमीट हो चाहे फीमेल गेमीट हो, वो तो एन है। और युग्मक बनाने वाली कोशिका
उसको हम लोग कह देते हैं गैमीट मदर सेल या युग्मक मातृ कोशिका। जो युग्मक बनाएगी उस कोशिका के लिए हमने कह दिया युग्मक मातृ कोशिका। यदि युग्मक मातृ कोशिका 2n है तो युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस से होगा, मियोसिस से होगा। और यदि युग्मक बनाने वाली कोशिका स्वयं n है तो फिर युग्मक किस विभाजन से बनेंगे? माइटोसिस से, समसूत्रण से होंगे। तो युग्मक का निर्माण किस विभाजन से होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि युग्मक बनाने वाली कोशिका कैसी है। युग्मक का निर्माण करने वाली कोशिका यदि स्वयं द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, तब तो वो मियोसिस के द्वारा युग्मक बनाएगी, जैसे अधिकांश जंतुओं में होता है। और युग्मक बनाने वाली कोशिका यदि स्वयं n है, हैप्लॉइड है, तो युग्मक समसूत्री विभाजन से बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, जैसे अधिकांश पादपों में होता है। ठीक है, पादपों में युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं, जिसको हम युग्मक मातृ कोशिका या गैमीट मदर सेल बोल सकते हैं, वह होता है स्वयं हैप्लॉइड। तो यदि n कोशिका से n युग्मक बनना है तो समसूत्री विभाजन ही करना होगा। यदि 2n कोशिका से n युग्मक बनाना है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब ये समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एक चीज़ और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। केवल पूरे जीवन चक्र में किसी भी जीव के, चाहे वो जंतु हो पादप हो, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की क्रिया जो है केवल एक जगह होती है, एक बारी। बाकी शरीर में जितने भी विभाजन होंगे सब समसूत्री विभाजन है। जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मक निर्माण के समय, पादपों में अर्धसूत्री विभाजन केवल बीजाणु निर्माण के समय। ये ध्यान देना शब्द को, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं में, पादपों में बीजाणु निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन। स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है पादपों में। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन पादपों में नहीं होता है। ठीक है, बाकी समस्त क्रियाएं, समस्त विभाजन, सभी प्रकार के विभाजन सब समसूत्री विभाजन होंगे। केवल एक जगह जंतुओं में जब शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होगा तब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। पादपों में जब बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस, ऐसी घटनाएं हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उस समय अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन वहाँ पे जब गैमीटोजेनेसिस होगा, जब वहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, तो उधर विभाजन कैसा होना है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, यही बात जो आपको मैं बता रहा था कि गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ 2 टाइप्स, कि 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। गैमीट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। यानी युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे, n होंगे। ठीक है, यद्यपि उन जिस पादप शरीर से उनका निर्माण हो रहा है या जिस जीव में उसका निर्माण हो रहा है वो अगुणित भी हो सकता है, द्विगुणित भी हो सकता है। ठीक है, यदि स्वयं अगुणित है वह मातृ पादप जो भी है, जनक जो है वो स्वयं अगुणित है, तो युग्मक किससे बनेंगे? माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, फिर इस प्रश्न का हम लोग बाद में देखेंगे, फिर देखते हैं। तो ये कह रहा है कि डज दिस मीन, अभी देख लें, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड? ये बात नहीं है, मियोसिस होगा, एक बार होगा। पादपों में सिर्फ एक बार मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, कब? जब बीजाणु बनेंगे। जंतुओं में सिर्फ एक बार अर्धसूत्री विभाजन, कब? जब युग्मक बनेंगे। इतना याद रखना है। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं में,
पादपों में अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु निर्माण के समय, जिसको स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन कहते हैं। सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हिप्लॉइड प्लांट बॉडी, बट इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द पेरेंटल बॉडी इज़ डिप्लॉयड। कि जो मूल जो जीवों का शरीर है वो मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें जो मुख्य जो शरीर जो है जीव का वो स्वयं ही उनकी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती है, जबकि ज़्यादातर जंतु और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो मातृ पादप होता है या जीव का शरीर होता है वो द्विगुणित होता है। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes। तो ये स्वाभाविक है कि यदि द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाने हैं तभी अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है। फिर दूसरा जो निषेचन से पूर्व होने वाली जो घटना है, निषेचन पूर्व में हमने दो बिंदु देखे थे। एक तो था गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण, दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। युग्मक तो बन गए, युग्मक बन गए नर शरीर के अंदर नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया मादा शरीर के अंदर। पादप है तो पादप, जंतु है तो जंतु, है ना, उनके शरीर के अंदर बन गए। लेकिन अब वो एक दूसरे के पास कैसे आएंगे? तो इनको एक दूसरे के पास भेजा कैसे जाएगा उस पर है। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, तो जल के द्वारा ही वो युग्मकों का स्थानांतरण कर देते हैं, युग्मकों को स्थानांतरित कर देते हैं, जल में छोड़ देते हैं। नर जंतु अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देते हैं, मादा जंतु अपने अंडाणु पादप में उस पानी में छोड़ देते हैं। पानी से तैरते तैरते अपने आप पहुंच जाते हैं। कईयों में दोनों ही सचल होते हैं, आइसोगैमेट्स हमने देखा था, और तो उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में युग्मकों को भेजना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो जंतु होते हैं वो एनाइसोगैमेट्स या हिट्रोगैमेट्स या जिनको हम विषम युग्मक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी नर युग्मक प्राय छोटा और सचल होता है, मादा युग्मक प्राय बड़ा और अचल होता है। तो नर युग्मक बहुत अधिक संख्या में, यानी मादा युग्मकों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक संख्या में नर युग्मक त्यागे जाते हैं, क्योंकि उनकी संभावना कम होती है पहुंचने तक अपने युग्मकों में। ठीक है। पादपों में बड़े जो विकसित पादप है, विशेषकर एंजियोस्पर्म, उनमें परागण या पोलिनेशन नाम की क्रिया होती है। उस पोलिनेशन नाम की क्रिया द्वारा पोलेन ग्रेन, जिनको परागकण कहते हैं, उनके अंदर नर युग्मक मादा युग्मक उसमें मादा पादप के वर्तिकाग्र तक, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो उनमें गैमेट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो हो गई वो है पोलिनेशन। तो इस प्रकार आज के हमने इस वीडियो के माध्यम से लैंगिक जनन के शुरुआती कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने ये भी देखा कि जीवन को हमने 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया, जिनको कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था और जीर्यमान या जीर्णता प्रावस्थाओं में बांटा। लैंगिक जनन की 3 प्रमुख घटनाएं होती है, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन के बाद। आज हमने निषेचन से पूर्व की घटनाएं पढ़ी। निषेचन के पूर्व की घटनाओं में एक तो युग्मक निर्माण था और युग्मकों का संलयन। युग्मक निर्माण में हमने बहुत छोटी छोटी कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखी कि एक तो जीवों में लैंगिकता कैसी होती है। कुछ जीव उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, यानी दोनों जननांग एक ही जीव में होते हैं, जिनको हम ऐसे जीवों को हम लोग द्विलिंगी या अंग्रेजी में मोनोसियस कहेंगे। और जिनमें नर अलग मादा अलग होता है, जैसे मनुष्य हम लोग एक लिंगी हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग कहें तो इसके लिए नाम आएगा डायोसियस। हम लोग डायोसियस हैं, ठीक है, हिंदी में एक लिंगी। तो डाई और एक में इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना। फिर ऐसे ही विभाजन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि युग्मक हैप्लॉइड होंगे। युग्मक बनाने वाली कोशिका यदि डिप्लॉइड है तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। युग्मक बनाने वाली कोशिका यदि स्वयं हैप्लॉइड है तो समसूत्री विभाजन से होगा। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन पूरे जीवन में केवल एक जगह ही होना है,
युग्मक निर्माण के समय, जंतुओं में, पादपों में बीजाणु जनन के समय, ठीक है, स्पोरोजेनेसिस के समय। थोड़ा बहुत आप 11वीं कक्षा में जो आपने पादप जगत, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर देखा है शायद, थर्ड चैप्टर है आपका 11th क्लास का, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर। उसके लास्ट में 3 प्रकार के पीढ़ी एकांतरण दिए गए हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, है ना। उसका थोड़ा सा आप अध्ययन करें, और ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो कि कब युग्मक निर्माण होता है, कैसे क्या होता है, उस लाइफ साइकिल को, ठीक है। और कल हम लोग, या अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे निषेचन और निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं का, और इस चैप्टर का हम लोग समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अध्ययन करते रहें, मास्क पहने, हाथ लगातार धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, 2 गज़ की दूरी रखें, और जल्द ही आप बच्चों के लिए भी टीका शायद देश में प्रारंभ होगा, तो टीकाकरण भी अवश्य करवाएं। घर में भी कोई टीकाकरण से वंचित है तो उनको अवश्य प्रेरित करके करवाएं। सावधानी रखें। बहुत बहुत आभार।